साथियों, बाधक ग्रहों के बारे में आपने जरूर सुना होगा और यह पाया गया है कि यह बाधक ग्रह जो कि शास्त्रों में बताए गए हैं, ये कहीं ना कहीं बाधक अवश्य बनते हैं। आज हम इसी स्थिति पर बात करते हैं और इसका विश्लेषण करके देखते हैं कि यह बाधक क्यों बन जाते हैं। राशियों में तीन तरह के वर्गीकरण किए गए हैं। राशि समझ लीजिए, लग्न समझ लीजिए, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। यह तीन तरह का वर्गीकरण इसमें बताया गया है। चर लग्नों में आप लेंगे तो चर लग्न में मेष, कर्क, तुला और मकर, यानी जो केंद्र की राशियां पड़ती हैं कालपुरुष की कुंडली में, वही चर राशि होती हैं। और स्थिर राशियों में वृक, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये चारों राशियां स्थिर लग्नों में आती हैं। और द्विस्वभाव राशियों में मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये चारों राशियां द्विस्वभाव कही गई हैं। यानी लग्न में जो भी राशि हो वह उसी स्वभाव का लग्न कहलाएगा। इसका सिंपल सा मतलब यही है। इसे याद करने में यदि आपको दिक्कत आ रही है तो कालपुरुष की कुंडली को ध्यान में रखिए। पहले भाव में मेष राशि पड़ेगी, वह चर होगी। दूसरे भाव में वृष राशि पड़ेगी, वह स्थिर होगी। और तीसरे भाव में मिथुन राशि पड़ेगी, जो कि द्विस्वभाव राशि होगी। इसके बाद फिर आगे बढ़ते जाइए इसी क्रम में, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। इस तरह से आपको यह चार चार राशियों के तीन ग्रुप आपको मिलेंगे, जिनको कि चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियों में वर्गीकृत किया गया है। और यह माना गया है और देखा भी गया है कि जब जब भी बाधक ग्रहों की दशा आती है, उस दशा काल में बाधाएं ही पैदा होती हैं। कहीं कहीं इसको मारक भी बताया गया है। अब यूं तो जब हम कुंडली देखते हैं तो इस बात का ध्यान नहीं देते कि यह ग्रह बाधक है। बहुत कम लोग ही ऐसा करते हैं और ज्यादातर लोग इसका उपयोग नहीं करते। पर यह ग्रह बाधक तो बनते हैं, यह देखा गया है, अनुभव से देखा गया है कि यह ग्रह कहीं ना कहीं बाधा तो पैदा करते हैं। अब आज हम इस चैप्टर में चर लग्नों में बाधक ग्रहों की बात करेंगे कि शास्त्रकारों ने इनको बाधक क्यों बताया है और ये किस तरह से बाधा पैदा करते हैं। ऐसा कौन सा कारण है कि यह बाधक बन जाते हैं। अब चर लग्नों में मेष, कर्क, तुला और मकर लग्न आता है। तो आज हम इन्हीं चारों लग्नों के बाधक ग्रहों के बारे में बात करेंगे। और चर लग्नों में एकादशेश को बाधक बताया है। तो आज हम सबसे पहले मेष लग्न के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर आप मेष लग्न की कुंडली देखिए। अब यहाँ 11वें भाव में कुंभ राशि पड़ी है, यानी कुंभ राशि का स्वामी हुआ शनि। तो शनि इस मेष लग्न वाले जातक के लिए बाधक सिद्ध होगा। यानी जब भी इस शनि की दशा आएगी तब वह कुछ ना कुछ बाधा अपनी दशा में खड़ी करेगा। अब यह हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि ग्रह अपनी उच्च और नीच राशियों से ही फल देता है, यानी उनकी दूरी के अनुसार फल देता है मुख्य रूप से। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मेष लग्न में शनि की नीच राशि लग्न में है और उच्च राशि सप्तम भाव में है, और यह बाधक है मेष लग्न के लिए। अब यहाँ पर लग्न में इसकी नीच राशि होने की वजह से जातक को अपनी दशा काल में यह लग्न के फलों से दूर कर देता है। जातक के मान सम्मान में कमी करता है, व्यक्तित्व दोयम दर्जे का हो जाता है और जन्म स्थान पर टिकने नहीं देता। अब दूसरी तरफ देखें तो सप्तम भाव में इसकी उच्च है। तुला राशि सप्तम भाव में पड़ती है, तो यहाँ पर सप्तम भाव बढ़ेगा। और आप जानते हैं सप्तम भाव है संसार का, पतन का। इस शनि के दशा काल में जातक अपने मान सम्मान की परवाह किए बगैर पूरा सांसारिक हो जाता है। कार्य व्यवसाय में स्थिरता आने नहीं देगा, क्योंकि सप्तम साइड बिजनेस का है, तरह तरह के धंधे करता है। तो इस तरह से हम देखें तो मेष लग्न में शनि लग्न को डीएक्टिवेट करके
सप्तम को एक्टिवेट कर देता है, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए इसको बाधक माना गया है और इस शनि की दशा में ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको बाधक कहा गया है। आइए अब इस मेष लग्न को देखने के बाद अगले चर लग्न कर्क को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो 11वें भाव में वृष राशि पड़ रही है और वृष राशि का स्वामी है शुक्र। तो यहाँ पर शुक्र बाधक बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, शुक्र की उच्च राशि 9वें भाव में है और इसकी नीच राशि कन्या 3य भाव में है। तो इस शुक्र की दशा में जातक उत्साहहीन हो जाता है, उसमें कोई उत्साह नहीं रहता, उसका पराक्रम खत्म कर देती है। तीसरे भाव में नीच राशि है तो तीसरे के फल तो मिलने नहीं देगा। जातक किसी भी तरह से परिश्रम करना ही नहीं चाहता और इसकी उच्च राशि मीन 9वें भाव में है तो भाग्य के भरोसे रह जाता है। बिना मेहनत के भाग्य भी कितना दे देगा। अब जो आदमी पुरुषार्थहीन हो जाए और सोचे कि भाग्य से ही सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा इस दुनिया में बिरले लोग ही हैं जिनको बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए। कुल मिलाकर यहाँ कर्क लगन में शुक्र अपनी दशा में जातक को आलसी बनाकर उसका पराक्रम समाप्त कर देता है और इसीलिए इसको बाधक माना गया है। अब इसके बाद चर लग्नों में अगला नंबर आता है तुला लग्न का। अब तुला लग्न में एकादश भाव में सूर्य की सिंह राशि होती है, इसलिए तुला लग्न में सूर्य बाधक ग्रह बन जाएगा। और आप ध्यान से देखें तो यह भी मेष लग्न के शनि जैसी स्थिति हो जाती है और यह सूर्य की दशा भी मेष लग्न के शनि की तरह बाधक सिद्ध होती है, वैसे ही परिणाम देती है। अब चर लग्न में आखिरी चर लग्न होता है मकर। अब आप मकर में देख लीजिए, यहाँ एकादश भाव में मंगल की वृश्चिक राशि पड़ेगी, इस नाते मंगल यहाँ पर बाधक ग्रह बन जाएगा। अब यहाँ पर मंगल की स्थिति मेष और तुला लग्न के बिल्कुल विपरीत होती है, पर इससे भी कोई फायदा हो ऐसा नहीं है। अब मंगल की उच्च राशि लग्न में है मकर और इसकी नीच राशि कर्क सप्तम भाव में है। उच्च राशि लग्न में है तो जातक अपने अहम अकड़ और घमंड में डूबा रहने वाला होता है। वो किसी से मिलकर चले, कोई समझौता कर ले, ऐसी उसकी आदत होती नहीं है। कहने का मतलब यह है कि वह अपनी बात को सर्वोपरि रखने वाला होता है और अपनी चलाने वाला जिसको बोलते हैं उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को कौन पसंद करेगा? उसको किसी का भी सहयोग मिल नहीं पाता है, इसके इसी स्वभाव के कारण। दूसरी तरफ सप्तम भाव में इसकी नीच राशि पड़ रही है तो जीवन साथी से भी खटपट करवा देता है, यानी जीवन साथी से इस मंगल की दशा में तालमेल बिगड़ जाता है। और यूं भी अपने अहम और अकड़ में रहने वाले व्यक्ति से जीवन साथी भी कितने दिन निभाएगा। और अन्य ग्रह भी यदि ऐसा ही कुछ योग बना रहे हों तो इस दशा में सेपरेशन तक भी हो सकता है। और यहाँ चूंकि सप्तम भाव डीएक्टिवेट होगा तो सप्तम भाव लक्ष्मी का भी है, संसार का भी है, तो यह जातक को लक्ष्मीहीन कर देता है और यह मंगल की दशा भी जातक के लिए बाधक ही सिद्ध होती है। यहाँ पर हम देखें तो यह जो उच्च और नीच राशि वाले भाव हैं इनकी वजह से ये बाधा पैदा करते हैं। और आप यह भी पक्के समझ लीजिए कि ये जो उच्च और नीच वाले भाव हैं इन दोनों का अपना अपना प्रभाव होता है। अब आज हमने चर लग्नों में बाधक ग्रह की बात की, अब आने वाले चैप्टर्स में हम इसके आगे की बात करेंगे। अब एक विशेष बात यहाँ पर हम उन लोगों के लिए करना चाहेंगे जो कि प्रश्न कुंडली से फलित करते हैं। यह बहुत काम का सूत्र है और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न कुंडली में इस सूत्र का उपयोग करके शानदार रिजल्ट मिलते हैं। अब मान लीजिए कि आपने किसी जातक की कोई समस्या के लिए प्रश्न कुंडली बनाई है,
उसकी जन्म कुंडली है नहीं, और बहुत से ऐसे लोग आते हैं जहां प्रश्न कुंडली की जरूरत पड़ती है। तो इसमें सिर्फ इतना देख लीजिए कि जो प्रश्न कुंडली बन रही है उसका नक्षत्र स्वामी यदि उस लगन का बाधक ग्रह है, तो मान लीजिए कि वो जो सवाल लेकर आया है उसमें बाधा ही खड़ी होगी, उसमें उसे सफलता नहीं मिलेगी। यानी यह वह कार्य उसका सोचा हुआ है वो नहीं होने देगा। अब उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि प्रश्न कुंडली मेष लगन की बनी है, और उस प्रश्न कुंडली के समय यदि नक्षत्र स्वामी शनि है, तो यह मेष लगन के लिए बाधक होता है। इसलिए उस जातक का जो कार्य है जिसके लिए वह सवाल लेकर आया है वह कभी भी फलित नहीं होगा। उसके काम में बाधाएं ही आएंगी, वह आराम से वह काम नहीं कर पाएगा। प्रश्न कुंडली से संबंधित विषयों में ये बाधक ग्रह वाकई बहुत बढ़िया फलित देते हैं, तो इनका उपयोग प्रश्न कुंडली में अवश्य कीजिए। अब इसी के साथ आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं, और आपसे उम्मीद है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, लाइक शेयर और कमेंट करें। अब अगले चैप्टर में हम आपसे मिलते हैं स्थिर लग्नों में बाधक ग्रहों के बारे में कुछ बातें लेकर। तब तक के लिए जय जय सिया राम।